तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो ये क्लास 10th के लिए ये चैप्टर है। ठीक है, क्लास 10th के लिए ये चैप्टर है। ठीक है, तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर अध्याय है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो होती क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। दो पदार्थ मिलाए जाएंगे या एक पदार्थ छूट के एक नया पदार्थ बनाया जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहलाते हैं, अभिकर्मक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें निर्माण में रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे हम देख लीजिए, हमारा एक C है प्लस क्या है, हमारा O2 है। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। साइन ऑफ रिएक्शन CO2। तो हमारे जो हिस्सा लिया है इन्होंने, ये दोनों जो हमारे हैं वो क्या है, वो हमारे अभिकर्मक हैं, अभिकर्मक है। ठीक है, और ये जो है वो हमारा क्या है, उत्पाद है। ठीक, यानी कि जो हम, ये है हमारा वो उत्पाद है और ये बना हुआ है वो हमारा अभिकर्मक है। ये उत्पाद है और ये हमारा अभिकर्मक है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या क्या है, इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि भोजन का पाचन, भोजन हम लोग खाते हैं, इसके बाद कई शर्करा बनती है, कई प्रकार की चीज़ें बनती हैं, खनिज लवण, ये सभी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा श्वसन। श्वसन में क्या होता है, हम लोग जब गैसें लेते हैं तो बहुत सारी गैसें ले लेते हैं एक साथ। ठीक है, तो बाद में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है और ऑक्सीजन को यूज़ में, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे क्या हो जाता है, जंग लग जाती है। मैग्नीशियम के फीते को जलाना, यानी कि जब फीते को जलाते हैं उसमें अलग गंध आती है। दही का बनना, ये सारी कितनी है हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। ये हमारी सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। भोजन का पचना, ये भी हमारे ये हो गया। आगे रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, यानी कि कैसे पता करेंगे, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, एक तरीके से दूसरे तरीके में बन जाएगा। आगे क्या होगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, पहले कुछ तापमान था, कम में या ज़्यादा हो जाएगा। गैस में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, गैस का उत्सर्जन, यानी कि कोई ना कोई गैस जो निकलेगी बाहर, ये हमारे हो जाते हैं। ठीक है, कुछ हम लोग इक्वेशंस देख लेते हैं, समीकरण देख लेते हैं। क्या है हमारा रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित करना, कैसे प्रदर्शित करते हैं देख लीजिए। यानी कि हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट अम्ल। ठीक, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने मिलाया। ठीक है, Zn प्लस H2SO4 को मिलाया। ठीक, तो जब हमारा बना तो जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, ZnSO4 बन गया और H2 हाइड्रोजन अलग कर दिया गया। और जो हिस्सा लिया था, यानी कि हमने Zn प्लस H2SO4 मिलाया था, Zn प्लस H2SO4 मिलाया था। ठीक है, तो H2SO4 मिलाया था, तो जब हमने ये दोनों रिएक्शन हो गई, ये रहा देखो, ये है तो H2SO4 ZnSO4 और प्लस H2, ये हमारे जो थे वो क्या थे, हिस्सा लिया था इन्होंने, ये अभिकर्मक थे और ये हमारे क्या बन गए, उत्पाद बन गए। तो आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्या होंगे। जो भी हमारे अभिकर्मक होंगे, यानी कि जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, और जो उत्पाद होंगे, इन दोनों के तत्व या परमाणु जो होंगे वो हमें क्या करने हैं, समान करने हैं। दोनों के जो परमाणु हैं वो कैसे करने हैं, हमें समान करने हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ इसमें। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन में कि FeSO4 Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, यहाँ पे Fe3O4 होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे है ये गलत लिखा हुआ है, ये हमारा होगा कितना, FeO4, Fe3O4 होता है, ये हमारे पास प्लस H2। ठीक है, Fe3O4 H2। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो
Fe का है वो कितना है, 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। लेकिन यहाँ पे हम अगर Fe का देखें तो Fe 3 है और ऑक्सीजन वो है हमारी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है कि Fe और O जो है वो हमारे कंप्लीट होना चाहिए। हाँ देखिए नीचे देखा हुआ है, जैसे हमारा Fe का देखें, Fe में कितने हैं, 1 है, और इस तरह Fe जब अभिकर्मक में देखें, ठीक है, तो 1 है, और उत्पाद में देखें तो 3 है। हाइड्रोजन अभिकर्मक में 2 है, उत्पाद में भी 2 है। लेकिन हम जब इसमें बात करेंगे किसमें, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का देखो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। इसी प्रकार से यहाँ Fe का 1 था, यहाँ 3 है। तो हमें ये क्या करना है, अभी हमें संख्या में बराबर करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग संख्या में बराबर करते हैं। सबसे पहले हमें मेन यानी कि मेन देखना होगा। मेन कौन है यहाँ पे, यहाँ हमारा जो मेन है वो है Fe, ठीक है। Fe को सबसे पहले बराबर करेंगे, तो Fe हमारे पास कितना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन को बराबर कर लीजिए। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 का, तो हमने जब H को देखेंगे तो H भी डबल हो जाएगा। आगे देखेंगे फिर Fe यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी हमने Fe का 3 का गुणा कर दिया, 4 ये। इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम जब 4 का गुणा कर देंगे तो ये जो अभिक्रिया हो जाएगी वो दोनों तरफ कैसी हो जाएगी, हमारी संतुलित हो जाएगी, ठीक है। देख लीजिए आगे और आगे देखिए इसमें क्या है, अभिकर्मक तथा अभिकर्मक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखना। अभी देखिए अभिकर्मक यानी कि जो हिस्सा लेंगे, उत्पाद जो बाद में निकलेंगे। ठोस कैसे होती हैं, सॉलिड कहलाते हैं, और सॉलिड को हम यानी कि हम जब ठोस की बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसके बाद द्रव आता है, इसके बाद कौन आता है, द्रव। और द्रव हमारे किससे लिखे जाएंगे, आई से, आई मतलब सॉरी एल से, एल मतलब लिक्विड। और तीसरा नंबर आता है हमारा किसका, गैस, और गैस को हम किससे लिखते हैं, जी से। इसके बाद आता है जलीय विलयन, ठीक है, एक्वाजिशन यानी कि जितने भी जीव होते हैं सब एक्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा AQ। आगे इसमें देखिए जैसे लिखा हुआ है Fe हमारा कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, इसलिए हमारा किससे लिखा हुआ है, S से। H2O एक द्रवित है, लिक्विड मतलब H2O गैस के रूप में, वाष्प के रूप में होता है, इसलिए गैस से G से लिखा दिया। आगे Fe2 और ये दोनों बन गए, और H2 हमारी एक गैस है इसलिए G से लिख गया। ये लिक्विड नहीं हमारा क्या होता है, ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, या L होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, L होना चाहिए, L होना चाहिए यानी लिक्विड, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला क्या है हमारे पास, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान नीचे ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे किसी को हमने ऊर्जा दी, ठीक है, ऊष्मा दी, तो हमारे वो कहाँ लिखे जाएंगे, तीर के ऊपर लिखे जाते हैं। जब आगे आएंगे तो करेंगे हम लोग, देख लीजिए। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया है वो क्या है हमारी, सबसे पहले अभिक्रिया है हमारी कौन सी, क्या अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है देख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया में होगा जब दो पदार्थ मिलके एक नया, दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक उत्पाद यानी कि एक नया पदार्थ जब बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कहलाएगा संयोजन पदार्थ। जैसे यहाँ देख लें कोयला ठोस होता है इसलिए सॉलिड, प्लस O2 को मिलाया तो दोनों हमारे क्या बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे गैस हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से H2 एक हाइड्रोजन को मिलाया, दो हाइड्रोजन को मिलाया और ऑक्सीजन को मिलाया, ये और हमारा दोनों मिलके क्या बन गया, H2O बन गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि देखो इसमें बुझा हुआ चूना मिलाया और H2O मिलाया तो हमें क्या होगा,
बिना बुझा चूना मिलाया और इधर बुझा हुआ चूना मिल गया हमें, इस प्रकार से। अब देख लीजिए, अब क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये एग्जाम में आती है, संयोजन भी आती है, लेकिन ऊष्माक्षेपी थोड़ी अच्छी तरीके से आती है, तो हम लोग इसको थोड़ा गौर से देखेंगे। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद एवं निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी है, यानी कि जिसमें हमें क्या देना पड़ेगा, अपने पास से ऊष्मा न देकर ऊष्मा प्राप्त होगी। जब हम किसी को जलाते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी कि क्या होगा, हमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ठीक है, यानी ऊष्मा निकलेगी उसमें से जब कुछ चीज़ हो, तो उसी प्रकार से उसमें कहते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक है। जैसे देख लीजिए, हमने क्या किया, मीथेन यानी CH4 प्लस ऑक्सीजन को हमने क्या किया, एक साथ मिलाया, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, H2O जल मिला और ऊष्मा मिली। ये तीनों मिलके हमारे क्या बन गए, ठीक है, ऊष्मा प्राप्त हुई अलग से, यानी कि हमें ऊष्मा का जो प्राप्त होना ही वो क्या कहलाता है, हमारा ऊष्माक्षेपी। यानी जब किसी अभिक्रिया के पश्चात हमें क्या होगा, ऊष्मा प्राप्त होगी, तो हम उस अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा ये भी देख लीजिए, C6H12O6, ठीक है, प्लस O2, तो हमारे क्या मिलेगा, CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा। फिर भी इसमें भी हमें क्या मिली, ऊष्मा प्राप्त हुई, ये भी हो गया। अब आ जाती है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। देख लीजिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होगा, जब वियोजन होगा, वियोजन माने होता है छोड़ना, अलग हो जाना, हमारा वियोजन होता है। तो इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो में बदल जाता है, यानी ए था किस में बदल गया, बी और सी में बदल गया, हमारा क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ऊष्मीय वियोजन, अब उल्टा होगा इसमें, ठीक है। इसमें ऊष्माक्षेपी में हमें ऊष्मा क्या हुआ था, ऊष्मा हमें बाहर से मिली थी, ठीक है, जब हमने अभिक्रिया की थी, इसके पश्चात हमें ऊष्मा मिली थी। लेकिन ऊष्मीय वियोजन में क्या होगा, हमें ऊष्मा अपने पास से देनी पड़ेगी। जब हम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा अपने पास से देनी होगी। देखिए ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण देख लीजिए, तो क्या है, 2FeSO4 फेरस सल्फेट है, तो इसमें जब हमें ऊष्मा देंगे तब ये अभिक्रिया होगी, तो ये बनेगा Fe2O3 और SO3 प्लस SO3, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी है, ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, ऊष्मीय वियोजन के, ठीक है। आगे क्या है, ये चूना पत्थर है, इसमें जब हम ऊष्मा देंगे तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, ये बन जाते हैं। आगे क्या है हमारे पास, विद्युत वियोजन। क्या है हमारे पास, विद्युत वियोजन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को करेंगे वो दो चीज़ों में टूट जाएगा, उसको हम विद्युत वियोजन कहेंगे। देख लीजिए इसमें विद्युत वियोजन, विद्युत धारा को प्रभावित करने होने वाला वियोजन, यानी कि हम जब किसी द्रव में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत को प्रभावित करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, उसे ही हम लोग कहते हैं विद्युत का वियोजन, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या है इसमें, विद्युत का वियोजन देख लीजिए, ये हमारा एक वाटर है, पानी है, पानी में हमारे दो रॉड लगे हुए हैं, ठीक, इसमें क्या है, एक में ऑक्सीजन है और परख नली में ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है, और ये हो रहा है, तो इसमें एक तरफ कैथोड, ठीक है, एक तरफ हमारा क्या हो रहेगा, कैथोड निकलेगा और एक तरफ एनोड, ठीक। हमने जब विद्युत प्रवाहित की तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा H2O है, जल है, वो किसमें, एक तो हाइड्रोजन में टूट जाएगा और एक ऑक्सीजन में टूट जाएगा, एक तरफ हमारा ऑक्सीजन निकलेगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। आगे क्या है हमारे पास, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, जिस प्रकार ये चीज़ें अलग अलग हो रही थी उसी प्रकार से प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो होगा उनकी उपस्थिति में
ये अभिक्रियाएं होंगी। देख लीजिए क्या है हमारे पास, AgCl। AgCl सूर्य के प्रकाश में जब किया तो क्या हो जाएगा, 2AgCl, यानी कि Ag अलग हो गया और हमारा जो क्लोरीन था वो क्या हो गया, अलग हो गया। इसी प्रकार से नीचे भी Ag अलग और Br यानी ब्रोमीन अलग हो गया। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए, ठीक है, तो हमें क्या होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है हमारी, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, बदलाव। विस्थापन का मतलब होता है दूसरे की जगह ले लेना। चलो देख लेते हैं इसमें क्या है। एक यहाँ Fe है यानी कि लोहा, ठीक है, और एक हमारा कॉपर है, कॉपर सल्फेट, ऐसा फिर है। तो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो Fe और ये CuSO4 है। और इसमें देखो SO4 इसके साथ जुड़ा हुआ है, Cu के साथ। ये हमारा जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, SO4 के साथ जुड़ा हुआ है। Cu जो है वो SO4 के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब अभिकारक में देखते हैं तो ये फेरस यानी कि Fe के साथ जुड़ा हुआ है, Fe के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या हो गया, यानी कि इसका विस्थापन हो गया, ठीक है। एक अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यहाँ पे हमारा जो कॉपर है, ठीक है, और उससे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, Fe है, तो उसको विस्थापित कर देगा, किसको, Cu को। तो हमारा इस प्रकार से जो बनेगा वो हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें एक की जगह बदली। द्विविस्थापन में क्या होगा, दोनों की जगह बदल दो, दोनों को अलग अलग कर दो। देख लेते हैं हम लोग, दोनों को अलग कर दो। हमारा इस जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो आता है वो कैसे आता है, इस प्रकार से एक इक्वेशन दी होगी, समीकरण दिया होगा, तो कहा गया होगा आपसे कि इसमें कौन सी क्रिया है, ठीक है। उसमें आपको सारी क्रियाएं बतानी होंगी, उपचयन है, अपचयन है, 4 ऑप्शन इसमें दिए होंगे, ठीक है, या द्विविस्थापन है। इस प्रकार से द्विविस्थापन में हमारे दोनों के साथ वाले जो रट जाएंगे पड़ोसी, यानी इसका था SO4, इसका है Cl2, यानी कि Na के साथ जुड़ा हुआ था SO4। अगर यहाँ पे हम जब देखें तो Ba के साथ कौन जुड़ा है, SO4, और Na के साथ Cl जुड़ गया, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हो गए, विस्थापित हो गए। यानी कि क्या हो जाएगा, दो यौगिक के बीच में आयनों का आदान प्रदान होना ही हमारा क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब आ जाओ उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन देख लो, उपचयन और अपचयन। पहले हम लोग पढ़ेंगे उपचयन। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या हाइड्रोजन का अलग होना, दो चीज़ें इसमें, ठीक है। यानी यहाँ देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, उपचयन, ठीक है। यानी कि उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। और इसमें हमें दोनों चीज़ें दिख रही हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना भी दिख रहा है और हाइड्रोजन का विस्थापन होना भी दिख रहा है। दोनों चीज़ें जहाँ होती हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए अपचयन, यानी कि यहाँ क्या होगी, ऑक्सीजन अलग हो जानी चाहिए, ठीक है। देखते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ये जो होता है वो उपचयन का उल्टा होता है। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाती, जब ऑक्सीजन हटेगा तो कोई जुड़ेगा, वो हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे देखो CuO है, ठीक है। जब हमने इसको H2 के साथ गर्म किया तो क्या हो गया, हमारा उपचयन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन कॉपर से Cu से अलग हो गया, ठीक, और हमारा हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, मिल गया, ठीक है।
देख लीजिए आगे क्या है। अब हमारा जो मेन है टॉपिक, इसमें से एक जरूर आता है, उसको थोड़ा पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। संरक्षण, संरक्षण क्या होता है? संरक्षण बताओ। संरक्षण का मतलब ही होता है हमारा, संरक्षक किसको बोलते हैं? जो हमारी देखभाल करता है। यानी कि उसी प्रकार से यहाँ हम बात कर रहे हैं तत्वों की, तो हमारे जो तत्वों की देखभाल करेगा उसको हम कहेंगे संरक्षण। जैसे देख लीजिए संरक्षण, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर आरक्षित होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर वाली परत काली तथा तांबे के ऊपर वाली परत हरी चढ़ना संरक्षण के उदाहरण है। लोहा देखा होगा आपने, उस पर जंग लग जाती है, उसी प्रकार से चीजें। संरक्षण समझ में आ गया? ठीक है, इन सभी पे जंग लगना वगैरह जो है हमारी क्या है, संरक्षण है। अब इनको बचा कैसे सकते हैं? लोहे पे पेंट कर दो, ठीक है, विद्युत लेपन कर दो, तो हम क्या हो जाएगा, इसको हम बचा सकते हैं। आगे क्या है हमारा, विकृति गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता, इसमें क्या होगा, वसा युक्त तेली खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, इसके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। हमारे खाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उसमें क्या हो जाता है, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। रोकने के उपाय क्या है? प्रति ऑक्सीजन का उपयोग करना, ऑक्सीकारक। आगे क्या है, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखना, वायु को नाइट्रोजन गैस द्वारा करना, और शीतलता यानी हमारा फ्रिज का प्रयोग करना। ये हमारे चीज़ें थी। ठीक, तो ये था हमारा साइंस का प्रथम चैप्टर। ठीक है, तो वीडियो लाइक, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।